हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं मोहम्मद बदर आलम और मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो भी पूरा जीरो लेवल से। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है क्लास 12th जीरो से हीरो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि आखिर केमिस्ट्री क्या होता है और केमिस्ट्री के मतलब केमिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन सी केमिस्ट्री के उसके फादर कौन हो सकते हैं। और उसके बाद समझते हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है और इसका डेरिवेटिव्स कितने होते हैं, इस सब बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सुनिए पहले केमिस्ट्री क्या होता है। तो पहला टॉपिक हमारा है कि व्हाट इज अ केमिस्ट्री या फिर रसायन शास्त्र किसे कहते हैं। तो क्लास 12 में डेफिनेशन हमारा यह बनता है कि परमाणु तथा परमाणुओं का वह समूह या फिर परमाणु या परमाणुओं के समूह तथा इसके विज्ञान के रूपांतरण को ही केमिस्ट्री कहा जाता है। यानी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइंस एटम एंड ग्रुप ऑफ एटम इट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। या फिर हम 10th लेवल तक पढ़ चुके हैं कि किसी भी पदार्थ के गुण तथा उसके संरचना तथा उस पदार्थ के बीच होने वाली पारस्परिक अभिक्रियाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन ये हमारा डिफिनेशन हो गया 10th लेवल पर। और 12th लेवल पर ये चलता है परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह तथा इसके रूपांतरण के विज्ञान को केमिस्ट्री कहा जाता है। और फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लॉरेंट लेवोइजर कहा जाता है, जो एक फ्रेंच केमिस्ट है। और इनका एक बहुत ही मशहूर किताब है एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। एक एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री क्षेत्र में मतलब बहुत बड़ा किताब था। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लॉरेंट लेवोइजर कहते हैं। अब इसके बाद से आते हैं हमारे मॉडर्न फिजिकल केमिस्ट्री के फादर विलहेल्म ओस्टवाल्ड। और उसके बाद से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर होते हैं एफ वोलर, यानी एफ मतलब हुआ फ्रेडरिक वोलर होते हैं। और उसके बाद से एक हमारे इंडियन केमिस्ट भी है। इंडियन केमिस्ट जो है हमारे पीसी राय है। पीसी राय का मतलब हुआ कि प्रफुल्ल चंद्र राय होता है। और उसके बाद से हमारे आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर, तो वो होते हैं हमारे वार्नर एडरसन होते हैं। तो हमने जाना यहाँ पर कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन हुए, एंटोनी लॉरेंट लेवोइजियर। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल केमिस्ट्री फादर कौन हुए, तो विलहेल्म ओस्टवाल्ड हुए। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन हुए, तो हमारा एफ वोलर यानी फ्रेडरिक वोलर हुआ। फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन हुआ, तो हमारा फ्रेडरिक क्या बोलते हैं उसको, वार्नर एडरसन हुआ। फादर ऑफ हमारे इंडियन केमिस्ट कौन है, तो वो पीसी राय होते हैं। तो ये हम जाना केमिस्ट्री के बारे में। आखिर केमिस्ट्री क्या होता है, परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह में तथा इसके रूपांतरण के विज्ञान को केमिस्ट्री कहा जाता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइंस एटम एंड ग्रुप ऑफ एटम इट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अब हम आते हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो देखिए हम आज ऑर्गेनिक शुरू करने वाले हैं पूरा जीरो लेवल से, आपको ले जाएंगे पूरा एकदम अप लेवल तक। तो ध्यान से देखिए और समझिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आखिर होता है क्या। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरुआत हुआ था हाइड्रोकार्बन से। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो है ना बुनियाद वो हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है। तो अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो वह कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। द कंपाउंड विच इज मेड बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन हेंस इट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। यानी जिस कंपाउंड में ना, जिस यौगिक में हाइड्रोजन और कार्बन भाग लेते हैं उस यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब बात यह है यौगिक किसे कहते हैं। आप लोग क्लास 9, 10, 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि यौगिक क्या होता है। द सेम ग्रुप ऑफ एटम, द सेम ग्रुप ऑफ एलिमेंट इट इज कॉल्ड, या फिर द सेम एंड द डिफरेंट ग्रुप ऑफ एलिमेंट इट इज कॉल्ड यौगिक, या फिर कंपाउंड बोल सकते हैं। यानी एक समान तत्वों का समूह या फिर अलग अलग तत्वों के समूह को यौगिक कहा जाता है। तो वहां पर हम बात नहीं करेंगे, हम यहाँ बात करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। द कंपाउंड विच इज मेड बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन हेंस इट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। यानी वह यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जैसे हमारा CH4 मीथेन हो गया, C6H6 बेंजीन हो गया, सब हाइड्रोकार्बन में आते हैं। यानी हमारा इथेन, इथीन, इथाइन सब हमारे हाइड्रोकार्बन में आएंगे। यानी जिस यौगिक में आपको हाइड्रोजन और कार्बन दिखे तो वह यौगिक को स्वतः या पूर्णतः हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन, इसके नाम में लिखा है हाइड्रो मीन्स होगा हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स होगा कार्बन। यानी
वह यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से मिलकर बने होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। यहाँ हाइड्रो का मतलब हुआ हाइड्रोजन, हाइड्रो मीन्स हुआ हाइड्रोजन, और यहाँ कार्बन का मतलब हो गया कार्बन, इसका मतलब हो गया कार्बन। यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। द कंपाउंड विच इज मेड बाई हाइड्रोजन एंड कार्बन हेंस इट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। यानी जहां आपको दिखे केमिस्ट्री के जिस जिस पेज पर, जिस जिस पन्ना पर जहां जहां आपको दिखे हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना यौगिक वो हमारा हाइड्रोकार्बन होगा। तो देखिए यहाँ पर हम एक कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH4, CH4 में C यहाँ पर कार्बन है, H4 में यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हम कह सकते हैं कि यह CH4 एक हाइड्रोकार्बन है, या इसका IUPAC नेम होता है मीथेन। कुछ लोग उसे IUPAC, कुछ लोग उसे आयुपैक भी बोल सकते हैं। इसका IUPAC नेम होता है मीथेन, अथवा इसका कॉमन नेम होता है मार्स गैस, मार्स गैस, मार्स गैस। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं IUPAC नेम के बारे में और इसके कॉमन नेम के बारे में, कि इसका विस्तार कैसे हुआ या कैसे मतलब यहाँ पर ही एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पर हम तो CH4 में C यहाँ पर कार्बन हो गया, अच्छा हाइड्रोजन हो गया, इसका मतलब कि CH4 हमारा एक हाइड्रोकार्बन है। इसका IUPAC नेम होता है मीथेन, इसका कॉमन नेम होता है मार्स गैस, या फिर इसको बोलते हैं फायर डैम्प, इसी को फायर डैम्प कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल होगा C6H6, इसका नाम बेंजीन है, इसका नाम बेंजीन है। इसे फिन भी कहा जाता है, इसे क्वीन ऑफ केमिकल भी कहा जाता है, क्वीन ऑफ केमिकल भी कहा जाता है। ये डेफिनेशन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन बता रहे हैं इसलिए कि इसका यूज अभी यहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हुआ है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरुआत यहां से हुआ है, याद रखिएगा। देखिए द कंपाउंड विच इज मेड बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन हेंस इट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। वह यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल CH4 या मीथेन, इसका IUPAC ने मीथेन होता है। CH4 में C यहाँ पर कार्बन दिख रहा है आप लोगों को, H4 में H दिख रहा है आप लोगों को, इसका मतलब क्या हुआ CH4 एक हाइड्रोकार्बन है। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा मीथेन, इसका कॉमन नेम क्या होगा मार्स गैस या फिर फायर डैम्प होता है। C6H6 लिए हैं, इसका नेम होता है बेंजीन, इसको हम फिन भी कहते हैं, इसका और कॉमन नेम होता है क्वीन ऑफ केमिकल। और सभी क्या बोल सकते हैं C2H2, यह हमारा इथाइन होता है, इसे इथाइन बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं एसिटाइलिन, ये इथाइन होता है, या फिर इसी को बोलते हैं एसिटाइलिन, इसका कॉमन नेम होता है एसिटाइलिन, एसिटाइलिन होता है। यहाँ अगर मैं लिख दूं C2H4, यह हमारा इथीन होता है, इसे इथीन कहते हैं। इसी का एक कॉमन नेम होता है इथाइलिन होता है, इसी का कॉमन नेम होता है एक ठो इथाइलिन। यह हमारा फ्रूट रिपेयरिंग हार्मोन होता है जो फलों को पकाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके बारे में बात करेंगे हम बाद में, लेकिन यहाँ पर देखते हैं मेरा मेन टॉपिक क्या था, हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो एक बार मैं फिर दोहराना चाहता हूँ इसको हाइड्रोकार्बन के बारे में, कि द कंपाउंड विच इज मेड बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन हेंस इट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। CH4 एक हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें आपको कार्बन हाइड्रोजन दिख रहा है। ये CH4 का IUPAC नेम होता है, इसका कॉमन नेम होता है मार्स गैस और फायर डैम्प। यहाँ C6H6 में आपको C दिख रहा होगा, यहाँ पर यहाँ H दिख रहा होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि बेंजीन भी क्या है हाइड्रोकार्बन है, और इसी का कॉमन नेम होता है फिन या फिर क्वीन ऑफ केमिकल। और C2H2 यहाँ कार्बन हाइड्रोजन आपको दिख रहा होगा, इसका नाम होता है इथाइन, इसी को बोलते हैं एसिटाइलिन। और C2 है यहाँ पे H4 लिखे, इसी का नाम होता है इथीन या फिर इथाइलिन होता है। चलिए तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब हम आते हैं अगले टॉपिक, उस टॉपिक का नाम होता है हमारा डेरिवेटिव्स क्या होता है, उसी का हिंदी होता है डेरिवेटिव्स हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिएगा अगला टॉपिक है हमारा नाम होगा डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स इसका हिंदी होता है व्युत्पन्न, इसका हिंदी होता है व्युत्पन्न।
अच्छा, व्युत्पन्न का मतलब क्या हुआ? उसी का पैदा, उसी से जमा हुआ, उसी से उत्पन्न हुआ, उसी को बोलते हैं व्युत्पन्न। तो सुनिए डेरिवेटिव्स क्या होता है। किसी भी हाइड्रोकार्बन में से या हाइड्रोजन कंपाउंड में से उसके हाइड्रोजन एटम को निकाल कर और उसी की जगह पर कोई अन्य एटम को हम जोड़ देंगे तो वो हमारा क्या होगा? डेरिवेटिव्स होगा। यानी हाइड्रोकार्बन हो गया, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो गया या फिर हाइड्रोजन कंपाउंड हो गया, उस हाइड्रोकार्बन में से एक एटम को निकाल कर या फिर हाइड्रोजन एटम को निकाल कर और उसी के जगह पर कोई और एटम को जोड़ दें तो वो हमारा क्या होगा? डेरिवेटिव्स होगा। आया समझ में? यानी ना हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को निकाल देने से, जहां से निकला है, जहां से निकलेगा वहीं पर सटेगा तो हमारा हो जाएगा डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को निकालकर उसी जहां से निकला है उसी जगह पर कोई और एलिमेंट को रख दें, कोई और तत्व को रख दें, कोई और समूह को रख दें, कोई और ग्रुप को रख दें, तो जो ग्रुप होगा वो क्या होगा? हमारा डेरिवेटिव्स कहलाएगा। इससे आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर यहाँ पर लिखा है CH4 यहाँ से मीथेन है, यहाँ से हम एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं हाइड्रोजन, अब प्लस कर रहे हैं यहाँ पर हम ब्रोमीन यानी Br जोड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या जाएगा? CH3Br। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं C2H5, C2 हमारा आ गया H5 हो गया, चाहे C2H6, साफ लेते हैं, C2 हो गया और H6 हो गया। चलिए, तो यहाँ देखिए, अब यहाँ से हाइड्रोजन को माइनस कर रहे हैं, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? -H, अब प्लस का क्लोरीन कर देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? C2H5 और Cl। तो यहाँ पे देखिए, अब ब्रोमीन का डेरिवेटिव हमारा कौन होगा? CH3 होगा। क्लोरीन का डेरिवेटिव कौन होगा? C2H5 होगा। देखिए, हाइड्रोजन यहाँ से निकला है, इसी के प्लेस पर यहाँ ब्रोमीन आकर जुट गया है। हाइड्रोजन यहाँ से हमारा निकला है, इसी के प्लेस पर यहाँ पर क्लोरीन आकर जुट गया है, तो ये हमारा क्या होगा? डेरिवेटिव्स होगा। यानी किसी भी हाइड्रोजन कंपाउंड या फिर हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को हटा करके इसी के प्लेस पर कोई और एलिमेंट या फिर कोई और ग्रुप को जोड़ देने से जो ग्रुप मिलता है या फिर जो हमारा कंपाउंड मिलता है उस कंपाउंड को बोलते हैं उसका डेरिवेटिव्स। यहाँ ब्रोमीन का डेरिवेटिव्स कौन हुआ? CH3 हुआ। क्लोरीन का डेरिवेटिव्स कौन हुआ? C2H5 हुआ। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होगी। आगे देखिए, अब आगे हम जानने वाले हैं कि अच्छा हम इतना बात कर रही है, अब समझते हैं कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। बहुत लोग उसको बताते हैं ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन मतलब बहुत लोग ये बताते हैं कि कार्बन तथा कार्बन के गुण अथवा कार्बन के बीच होने वाली पारस्परिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करना है, फिर उसको पढ़ना ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। लेकिन ये सरासर गलत है। कार्बन डाइसल्फाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। कार्बन डाइसल्फाइड कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो बहुत सारे ना इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो ऑर्गेनिक में नहीं आते हैं, तो वो डिफिनेशन हमारा सरासर गलत है कि कार्बन तथा कार्बन के गुण तथा उसके बीच होने वाले पारस्परिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन ये हमारा डेफिनेशन क्या पूरा गलत है। सही क्या होगा? तो सही हमारा ये होगा ना कि रसायन शास्त्र की वो महत्वपूर्ण शाखा जिसके अंतर्गत हम हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में अध्ययन करते हैं उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। The important branch of science in which study a hydrocarbon and its derivatives, hence it is called organic chemistry। यानी रसायन शास्त्र की वो महत्वपूर्ण शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में अध्ययन करते हैं उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब समझते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। यानी यहाँ पर देखिए ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? देखिए, यानी कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक क्या होता है? चलिए देखिए, यहाँ पर इसके बारे में समझते हैं कार्बनिक यौगिक क्या होता है। तो यहाँ देखिए, अब कार्बनिक यौगिक मतलब हुआ यह हमारा कि देखिए, हाइड्रोकार्बन प्लस यहाँ लिखते हैं हम डेरिवेटिव्स, प्लस डेरिवेटिव्स, इट्स डेरिवेटिव्स। सुनिए यहाँ पर ये क्या होता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिंदी होता है कार्बनिक यौगिक। इसका मतलब यह हुआ ना कि हाइड्रोकार्बन और
इसके डेरिवेटिव्स के संयुक्त रूप को दोनों के मिलाकर रूप को ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन और इसके डेरिवेटिव्स के संयुक्त रूप को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। यानी the hydrocarbon and its derivatives are collectively called organic compound। यानी हाइड्रोकार्बन और इसके डेरिवेटिव्स के संयुक्त रूप को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। बस इसमें सिंपल सी बात है। अब समझते हैं ना कि आखिर जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आज ये लगातार इसकी संख्या इतनी बढ़ क्यों रही है, यानी दिन प्रतिदिन इसकी संख्या में इतनी वृद्धि क्यों हो रही है, आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे इस दुनिया में इतना एग्जिस्ट कैसे कर दे रहा है। तो सुनिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या आज 10 मिलियन से ज्यादा हो रही है, या फिर इसका कह सकते हैं 10 मिलियन से ज्यादा बढ़ रही है। ऐसा नहीं कह सकते 10 मिलियन है, नहीं। ऑर्गेनिक कंपाउंड आज के इस जनरेशन में इसकी संख्या 10 मिलियन से ज्यादा हो गई है। इसके मुख्य कारण है कि इसके मात्र 10 एलिमेंट हैं, 10 एलिमेंट ने मिलकर पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में तबाही मचा दिया है। यानी 10 ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम यह है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सल्फर है। यानी इन 10 एलिमेंट ने मिलकर ना ऑर्गेनिक कंपाउंड को पूरा विख्यात बना दिया, मतलब इसको पूरा विश्व में फैला दिया है। इसका मतलब कोई अभी लिमिट नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी कितना एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे एजॉप्शन किया गया है, ऐसे माना गया है ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड 10 मिलियन है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते जैसे 10 मिलियन है, इसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके मुख्य कारण कौन है, मात्र 10 एलिमेंट है। एलिमेंट का नाम क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये हमारे 10 कंपाउंड है। इसी की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड आज 10 मिलियन से ज्यादा बढ़ते जा रहा है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ मैं लिख दूं कि आज ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या 10 मिलियन से ज्यादा। इसका मुख्य कारण क्या है, तो साफ बोलना है किसके मुख्य कारण है, मात्र हमारे 10 एलिमेंट। उस 10 एलिमेंट ने मिलकर, यानी उसी के द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड 10 मिलियन से ज्यादा हो गया है। तो देखिए, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, और उसके बाद से हमारा यहाँ पर हो गया सल्फर हो गया। इसी को बोलते हैं हैलोजन ग्रुप। यानी एक्स में क्या जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा और आयोडीन आ जाएगा। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए इसका ट्रिक बहुत सुंदर है। इसका ट्रिक क्या है ना कि कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है ओ सनम से, कहो ना प्यार है ओ सनम से, सनम में सब आ जाएगा सनम से। तो यहाँ देखिए, अब क से हो जाएगा कहो ना प्यार है ओ सनम से, तो क से हो जाएगा कार्बन, हो से हो जाएगा हाइड्रोजन, न से हो जाएगा नाइट्रोजन, और प्यारे से हो जाएगा फास्फोरस, ओ से हो जाएगा ऑक्सीजन, और सनम से हो जाएगा सल्फर। एक याद रखना है, एक से यहाँ पर क्या है, हैलोजन ग्रुप है, ग्रुप 17 का नाम होता है। इसके बारे में पढ़ना है आप लोग आगे। तो देखिए, फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा और आयोडीन आएगा। तो यहाँ लिख दूं मैं कि इन्हीं 10 एलिमेंट की वजह से, यानी इन्हीं 10 एलिमेंट की वजह से ना आज ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या 10 मिलियन से ज्यादा हो गई, 10 मिलियन से ज्यादा बढ़ती जा रही है। है समझ में? यानी यही 10 एलिमेंट ने मिलकर ऑर्गेनिक कंपाउंड को पूरा विख्यात बना दिया है। इतना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड भारी भी नहीं है और आसान भी नहीं है। नहीं पढ़ने वाले के लिए बहुत भारी है, पढ़ने वाले के लिए बहुत आसान है। तो जिस तरह मैं यहाँ पर आपको कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, उस तरह आपको रेगुलर यहाँ पर पढ़ना होगा, तब समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो आज अगर आपसे कोई पूछता है कि आज ऑर्गेनिक कंपाउंड 10 मिलियन से ज्यादा, इसका कारण क्या हो सकता है, तो साफ बोलना है आप लोग, ज्यादा इसमें और लटर पटर नहीं करना है। बस बात इतना बोलना है कि मात्र 10 एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। यानी इसी 10 एलिमेंट के वजह से आज ऑर्गेनिक कंपाउंड 10 मिलियन से ज्यादा हो गया है। समझ चुके होंगे आप लोग इसके बारे में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखिए। अब सुनिए, जैसे बहुत लोग का मानना है ना, जो यहाँ के गुमटी के जो टीचर हैं, मतलब जो भी यहाँ अगल बगल के मार्केटिंग जो टीचर पढ़ा रहे हैं आप लोग को, पढ़ रहे होंगे आप लोग, तो वहाँ लिखवाता है ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में
कि कार्बन तथा कार्बन के गुण तथा कार्बन के बीच होने वाले पारस्परिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करना ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। लेकिन यह डेफिनेशन सरासर गलत है। अब कैसे गलत है, मतलब बहुत सारे हमारे जो होते हैं ना, जिसमें कार्बन यौगिक होता है, इसमें कार्बन भाग लेता है इस यौगिक में, लेकिन वो कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं, देखिए इसी का नाम होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये थोड़ा नोट में आप लोग लिखिएगा, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एक नंबर में ऑक्साइड, एक नंबर में ऑक्साइड, दो नंबर में मोनोऑक्साइड, दो नंबर में मोनोऑक्साइड, तीन नंबर में मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बाइड, तीन नंबर में आ गया कार्बाइड, चार नंबर में आ गया थियोसाइनेट, थियोसायानेट, पांच नंबर में आ गया कार्बोनिल, इसी को बोलते हैं मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल। छः नंबर में आ गया मोनोऑक्साइड हो गया, डाइसल्फाइड हो गया, मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड। सात नंबर का यहाँ पर आ जाएगा कार्बाइड हो गया, मेटल कार्बोनिल, कार्बोनिल हो गया, साइनेट, साइनेट, ये हमारा होता है। और सभी चीज होते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, अब अगर आप यहाँ पर लिख दें, एक होता है कार्बोनेट, कार्बोनेट, एक होता है बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ मान लीजिए CO2, सपोज डेट CO2, तो जो बता रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हो तो इसमें कार्बन भाग लेते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, यह एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड यह एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी एक हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा ये हो गया CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है समझ में। CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, ये भी हमारा एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है समझ में। NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी हमारा एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, समझे आप लोग। हमारा KCl, पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम देखिए यहाँ पर छूट गया था, यहाँ पर 9 नंबर देखिए, सायानेट, साइनाइड देखिए यहाँ पर, ये हमारा क्या है, पोटेशियम साइनाइड है, पोटेशियम साइनाइड। ये सब क्या होते हैं हमारे, सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जितने कंपाउंड क्या हमारे हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। यह सभी के सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं समझ में। तो ये ऑक्साइड हो गया, मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बाइड, थियोसाइनाइड, मेटल कार्बोनिल हो गया, उससे डाइऑक्साइड, डाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड, ये सब क्या होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि क्या ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो नहीं है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नहीं है। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो जहां आपको यहाँ कार्बन दिख रहा है, यहाँ कार्बन दिख रहा है, यहाँ कार्बन दिख रहा है, फिर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्साइड आया है, मोनोऑक्साइड, ये सभी हमारा एक इनऑर्गेनिक को दर्शाता है। चलिए इसको नोट कीजिए, हम अपना आगे अपने टॉपिक पर। इसके बाद कुछ नोट्स है और उसके बाद से हम अभी क्या समझेंगे अपना हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। देखिए यहाँ पर नोट हमारा यह है, कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर नोट्स हैं, समझ लीजिए, जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्लोरोफिल, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल की वजह से होता है। अब क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट होता है? तो मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में किस अवस्था में होता है? तो Mg+2 की अवस्था में होता है। देखिए यहाँ पर, यहाँ बात करते हैं पहले मैग्नीशियम में, कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल, तो देखिए यहाँ पर क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट होता है? तो क्या बोलेंगे? Mg+2, Mg+2 होता है, Mg+2 होता है। यानी क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट होता है? तो Mg+2 होता है। क्लोरोफिल क्या है? तो एक हरित लवक है, यानी पत्तियों का रंग हरा इसी की वजह से होता है। और पत्तियों का रंग में क्या पाया जाता है हमारा?
मैग्नीशियम पाया जाता है। अब मैग्नीशियम किस अवस्था में होता है, तो Mg+2 की अवस्था में होता है। अब देखिए हीमोग्लोबिन यहाँ देखिए। अब तो हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन यहाँ पाया जाता है हमारे रक्त में। हमारा रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो होता है हमारा आयरन। अब आयरन वहाँ किस अवस्था में पाया जाता है, तो Fe+2 के अवस्था में पाया जाता है। Fe+2 के अवस्था में पाया जाता है। अब आते हैं अपना हम इंसुलिन पर। इंसुलिन देखिए, इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे पेनक्रियाज के बीटा सेल से निकलता है। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है जो हमारे इनके पेनक्रियाज के बीटा सेल से 51 एमिनो एसिड से वो निकलता रहता है। यह एक हार्मोन होता है। इसमें कौन सा एलिमेंट आ जाता है, इसमें जाता है Zn+2। इसमें होता है Zn+2 होता है। अब देखिए यहाँ लिखा होता है विटामिन B12। विटामिन B12 पाया जाता है कोबाल्ट+3 की अवस्था में पाया जाता है। तो बात ये हमारा लिखिएगा नोट में ही, ये बात रहेगा नोट में। क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम+2, हीमोग्लोबिन में होता है Fe+2, इंसुलिन में होता है Zn+2 और विटामिन B12 में होता है कोबाल्ट+3। याद रखिएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। अगला हमारा नोट देखिएगा। नोट देखिए, दुनिया में जितने में CNG हो गया, PNG हो गया, LNG हो गया, जितने भी ये सब हो गए ना, देखिए तो CNG, LNG, PNG जिसके बीच में N आएगा वह डायरेक्ट उसका मुख्य अवयव हो जाएगा मीथेन। क्या होगा, मीथेन हो जाएगा। देखिए CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य अवयव मीथेन होगा। PNG यानी पाइप नेचुरल गैस का मुख्य अवयव मीथेन होगा। LNG यानी आगे देखिए, यहाँ देखिए PNG हमारा हो गया, PNG पाइप नेचुरल गैस, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एक होता है हमारा LPG होता है। देखिए यहाँ पर, तो सुनिए, जिसके बीच में N आएगा, PNG हो गया पाइप नेचुरल गैस, CNG हो गया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसके बीच ना N आएगा उसका मुख्य अवयव होगा मीथेन। उसका मुख्य अवयव होगा यानी मेन एलिमेंट उसका हो जाएगा मीथेन। आज जिसके बीच में आएगा, यहाँ पे LPG का मुख्य जानते हैं लोग, ब्यूटेन होता है। ठीक है, यानी C4H10, इसका मतलब CH4 होता है। और यहाँ देखिए, अब LPG में गैस की पाई जाती है, तो LPG में, हाँ सवाल यहाँ बनता है ना कि जो LPG हमारा गैस है ना, उस LPG गैस में वो आखिर गैस महकता क्यों है, तो इथाइल मार्केप्टान की वजह से LPG गैस महकता है। यानी C2H5SH की वजह से LPG गैस में से गंध पाई जाती है। इथाइल मार्केप्टान की वजह से ही LPG गैस में गंध पाई जाती है। यानी देता हम नोट में एक बात कि C2H5SH जिसी को बोलते हैं इथाइल मार्केप्टान, पढ़ना आप लोग आगे नोमेनक्लेचर में मार्केप्टान के। इसी की वजह से ना LPG में गंध पाई जाती है, ये बात हमारा रहा नोट में। यानी PNG इसके बीच में N आ रहा है, CNG के बीच में N आ रहा है, इसका मुख्य अवयव हो जाएगा मीथेन और LPG का हो जाएगा ब्यूटेन। याद है, नोट कीजिए, हम अपना आगे बढ़ते हैं। हो गया बात आगे। अब सुनिए, आज का हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के गुण क्या हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ OC मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। यानी यहाँ पर कार्बनिक यौगिक का गुण, कार्बनिक यौगिकों का गुण, इसका गुण क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक का गुण क्या हो सकता है। तो सुनिए यहाँ पर, इसका पहला गुण यह होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखिए हाँ हेडिंग में क्या लिखा है यहाँ पर हम, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिकों का गुण। इसका पहला गुण यह है
कि कार्बनिक यौगिक कोवैलेंट नेचर को रिप्रेजेंट करता है। कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज कोवैलेंट यानी कोवैलेंट नेचर का यह होता है। इसका मतलब यह हुआ ना कि कार्बनिक यौगिक कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब हमारे कोवैलेंट बॉन्ड आते हैं। इसलिए हम इसको कोवैलेंट नेचर के कह सकते हैं। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वह सिंगल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, इसलिए हम इसे बोलते हैं कोवैलेंट नेचर का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। 2 नंबर देखिए आप, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही लो होता है। यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ना गलनांक और क्वथनांक दोनों ही कम होता है। यानी गलनांक मतलब होता है गलने की क्षमता, क्वथनांक मतलब होता है उबलने की क्षमता, इसका दोनों ही क्या होगा, कम होगा। आगे 3 नंबर देखिए अब, 3 नंबर आती है ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली insoluble in water, but when hydrogen atom react with fluorine, oxygen, nitrogen, then it is soluble। देखिए इसका मतलब यह हुआ ना कि सामान्यतः ऑर्गेनिक कंपाउंड जल में अघुलनशील होते हैं, मतलब जल में वो नहीं घुल सकते हैं, लेकिन जब ही हाइड्रोजन एटम फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से अभिक्रिया करता है तो वह ऑर्गेनिक कंपाउंड जल में घुलने लगते हैं। बात नंबर 3 मैंने आपसे यह बोला कि सामान्यतः ऑर्गेनिक कंपाउंड जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन जब वो हाइड्रोजन एटम के साथ फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का अभिक्रिया कराएगा तो वो जल में घुलनशील होगा। बात पहुंचा दिया है। जैसे यहाँ देखिए फोन प्लस फोन प्लस हेडफोन, यहाँ फोन मतलब क्या हो जाएगा, या फ्लोरीन हो जाएगा, एफ मतलब फ्लोरीन, ओ मतलब ऑक्सीजन, एन मतलब नाइट्रोजन, प्लस का हाइड्रोजन। यानी सामान्यतः ऑर्गेनिक कंपाउंड जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन जब ही हाइड्रोजन एटम के साथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन रिएक्शन करते हैं तो जल में घुलनशील होते हैं। जैसे HCl फॉर एग्जांपल देखिए HCl, यहाँ देखिए आप, यहाँ पर HCl हमारा होगा, HCl ये जल में नहीं घुलेगा, ठीक है। और यहाँ देखिए HCl हमारा हो गया, यहाँ देखते हैं हम SO3H, और यहाँ देखिए आप, यहाँ ऑक्सीजन एटम आया है, यहाँ H एटम आया है, तो ये जल में हमारा घुलनशील होगा, लेकिन ये जल में घुलनशील नहीं होगा। फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का रिएक्शन जब हाइड्रोजन एटम के साथ होगा तो जल में घुलनशील होंगे, अन्यथा वो जल में घुलनशील नहीं होंगे। आगे 4 नंबर देखिए, आगे हमारा यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड shows the phenomena of shows isomerism। इसका अंकित है समवयवता, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड ना आइसोमेरिज्म घटना को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब यह हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका मतलब यह हुआ ना कि किसी भी ना ऑर्गेनिक कंपाउंड का उसका नाम रहेगा एक ही, लेकिन उसका संरचना बनेगा अलग अलग। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर होगा अलग अलग, नाम क्या होगा सेम। जैसे नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, टर्शियरी पेंटेन, सेकेंडरी पेंटेन, सबका नाम क्या लास्ट में लग रहा है, पेंटेन लग रहा है ना, लेकिन इसका सबका प्रीफिक्स क्या हो रहा है, अलग अलग। नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, सेकेंडरी पेंटेन, टर्शियरी पेंटेन। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, आइसोमेरिज्म घटना, ये हमारे कहेंगे आइसोमर कंपाउंड कहलाएंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सोच आइसोमेरिज्म, इसके बारे में आगे पढ़ना है, हम पढ़ाएंगे आपको आगे देखिए। बात समझ आ रही है हमारा है ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ना वह इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं, यानी किसी भी ना ऑर्गेनिक कंपाउंड में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। आगे देखिए, अगला हमारा यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन, ऑर्गेनिक कंपाउंड का अभिक्रिया कॉम्प्लेक्स और स्लो होता है, यानी सकते हैं कॉम्प्लेक्स एंड स्लो होता है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो अभिक्रिया होता है वह जटिल और बहुत ही धीमी होती है,
धीमी होती है। तो यहाँ मैंने कुछ प्रमुख आप लोगों को लिखवा दिए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का गुण क्या हो सकते हैं। इसका पहला गुण क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवैलेंट नेचर को प्रदर्शित करता है, यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को यह बनाएगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही लो होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड सामान्यतः जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन ज्यों ही यह फ्लोरीन से ऑक्सीजन से नाइट्रोजन से हाइड्रोजन विक्रिया करता है तो जल में घुलनशील होने लगते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म घटना को प्रदर्शित करता है, यानी एक ही तत्वों के अलग अलग संरचना बनने लगते हैं। यहाँ पर देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होता है, मतलब यह इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रवाहित नहीं होती है। यहाँ लिखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन कॉम्प्लेक्स पर स्लो होता है, यानी इसका अभिक्रिया बहुत ही जटिल और धीमी होती है। तो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का गुण के बारे में रहा। अब हम आगे बात करने वाले हैं कि हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुआ। तो आज के वीडियो लेक्चर में जितना पढ़ाया गया है इन सभी बातों को आप आराम से लिख लीजिएगा। और मेन बात है कि आप लगातार पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। जरूरी ये नहीं है कि आप कितना पढ़ चुके हैं, जरूरी यह है कि आप जो पढ़ रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक सच्चे लगन से पढ़ाई कीजिए और जहाँ भी कठिनाई हो वहाँ बताइए, और जितना भी आपको समस्या हो रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में वो समस्या आपका दूर हो जाएगा। हम यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको शुरू किए एकदम पूरा शुरुआत से, यानी आपको हम ऑर्गेनिक ले आए एकदम जीरो लेवल से, यानी जहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरुआत हुआ है ना वहाँ से हमें दिया आपको फर्स्ट लेक्चर। तो यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है, इसको हम शुरुआत की पूरा जीरो से, आपको ले जाएंगे अब हम पूरा हीरो तक ले जाएंगे। तो जितना आज के मैंने लेक्चर दिया आपको, इन सभी लेक्चर को आप अच्छे तरह से लिख के पढ़ के याद कर लीजिएगा। उसके बाद से मिलते हैं सेकेंड लेक्चर में, हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। उसके बाद से हम आते हैं अपने कि कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का आखिर नामकरण कैसे होगा। तो आज के लिए इतना ही। और जरूरी आपसे बात बोल दिए हैं कि जरूरी ये नहीं है कि आप कितना पढ़ाई कर रहे हैं, जरूरी ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।